हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हमारी सीरीज़ का चौथा लेक्चर है और हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर, यानी कि कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स को लेकर के फोकस करने वाले हैं। देन फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने उसके अलग अलग जो नाम लिए जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन नाम्स को जाना जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ये सारा जो है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। सो जो इस लेक्चर को देख रहा है तो वो पहले जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देखे, देन उसके बाद इस लेक्चर को देखे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया इस सील के बारे में, ये जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव सील हमको जो है मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन के दौरान। ठीक है, जिसको आज तक भी हमारे हिस्टोरियन नहीं समझ पाए, यानी कि इसमें जो लिखाई है, जो आपकी लिपि है, जो स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है, उस स्क्रिप्ट को आज तक भी हम नहीं पढ़ पाए, और साथ में इस एनिमल का बनाने का यहाँ पे मोटिव क्या है ये भी हम नहीं समझ पाए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये हमारे पैरामीटर रहेंगे जिनको लेकर के हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हमने कैसे जाना, फिर जो हमारे इस आर्कियोलॉजिस्ट ने जाना, जो मटेरियल इकट्ठा किया, उसको कैसे इंटरप्रिटेशन करी उसकी, फिर वो इंटरप्रिटेशन कभी कभी चेंज क्यों हो जाती है, ये भी हम जो है वो देखेंगे आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेक्चर्स में। चलिए, तो ये मेनली मैंने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हिस्टोरियन क्यों सिविलाइजेशन को कल्चर बोलते हैं, और किस सिविलाइजेशन को कल्चर का जो है वो कल्चर टर्म जो है किस सिविलाइजेशन के यूज़ की जाती है। तो मेनली यहाँ पे बताया कि एक जो आपका डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट मिले हों, ठीक है, और स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया से मिले हों, और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो मिले हों, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के मिले हों, तो उसको हम कल्चर के नाम से जानते हैं। सो क्या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोल सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कल्चर बोल सकते हैं, क्योंकि हमको उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं जो आपके सामने आप विजुअलाइज भी कर रहे हो। देन हमको अलग अलग एरिया से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, जम्मू से मिलते हैं, गुजरात से मिलते हैं, हमको सिंध से मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद हमको अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, बलोचिस्तान से मिलते हैं। तो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर हमको जो है मिलते हैं। सो दैट्स वाई हम इसको कल्चर कहते हैं। तो बिगनिंग के अंदर मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम फ्रेम था वो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक का था, जिसको जॉन मार्शल ने जो है आपका बताया है ये टाइम फ्रेम। तो इसके पहले अर्ली जो थी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, तो काफ़ी सारी साइट्स जो हैं वो आपकी अर्ली हड़प्पन साइट्स के ऊपर जो है सेटलमेंट जो है वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर की हमको देखने को मिलती हैं। फिर मैंने आपको एक आपका टेबल भी बना करके बताया था सिंध का और चोलिस्तान का। ठीक है, सिंध के अंदर हमको कितनी टोटल साइट्स मिलती हैं, चोलिस्तान के अंदर कितनी मिलती हैं, कितनी मैच्योर हड़प्पन कल्चर की साइट हैं, कितनी अर्ली हड़प्पन कल्चर की साइट है, कितनी जो है वो नई जो है मैच्योर हड़प्पन कल्चर की साइट है। ठीक है, और उसके बाद कितनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, जिनका आज नामो निशान बाकी नहीं है। देन उसके बाद हमने इन दो क्वेश्चंस के, इन दो पार्ट के ऊपर हम जो थे फोकस कर रहे थे, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो इसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया था, कुछ चीज़ों को आज हमको पढ़ना है और आगे भी चलना है। चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज के अंदर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो जीने के लिए क्या करते थे, क्या खाते पीते थे। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो बीज जो हमको आपके चैरेट ग्रेन्स मिलते हैं, बीज मिलते हैं, उन बीज की जो स्टडी करते हैं वो कौन लोग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आर्कियो बोटैनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? आर्कियो बोटैनिस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने स्टडी करी आपके किस किस बात करी, किस किस की आपके बीज जो मिले उनकी स्टडी करी, एनिमल की जो हड्डियाँ मिली उसकी स्टडी करी, फिश की जो हड्डियाँ मिली उसकी स्टडी करी। तो उसके बाद हमको बताया सबसे पहले हम आपकी जो है फूड आइटम्स, ठीक है, ग्रेनरीज के बीच में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वीट, ठीक है,
वीट के एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपकी अलग अलग वैरायटी की वीट की जो है आपकी किस्म देखने को मिलती है हमको हड़प्पा के अंदर। कहाँ? हड़प्पा के अंदर। हड़प्पा के अंदर अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ वीट देखने को मिलती है। सो अगर पूछा जाए कि वैरायटीज़ ऑफ वीट हमको कहाँ देखने को मिलती है, तो हड़प्पन कल्चर के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बार्ले। ठीक है, बार्ले बताया था, बार्ले यानी कि जू। ठीक है, तो बार्ले की मेनली जो आपकी क्वालिटी जो क्वालिटेटिव सॉरी जो क्वालिटी वाला बार्ले जो है जू जो है हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, मेनली ये आपका एक साइट है जिसका नाम है बनावली। बनावली, ठीक है, बनावली साइट कहाँ पे है आपकी? फतेहाबाद, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद का नाम, सॉरी फतेहाबाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है। कौन सी आपकी स्टेट है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा स्टेट है। तो यहाँ पे हमको जो है देखने को मिलती है। और ये बनावली साइट जो है आपकी किसने जो है वो आपकी एक्सक्वेशन किसने करी थी? RS बिस्ट ने करी थी। ठीक है, हम एक एक साइट को बाद में आगे जो है पूरे तरीके से जो है इसको फोकस करेंगे, एक एक साइट को फोकस करेंगे। अभी आपको मेन इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करना है। ठीक है, रविंदर सिंह बिस्ट ने जो है इसकी एक्सक्वेशन करी थी। उसके बाद मैंने 3rd नंबर पे आपको बताया था वीट, बार्ले। उसके बाद मैंने आपको बताया था लेंटिल। ठीक है, लेंटिल। तो लेंटिल यानी कि आपकी कौन सी? साबुत दाल। साबुत दाल। तो ये हमको कहाँ पे देखने को मिलती है? हड़प्पा के अंदर मेनली। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था चिकपाया। ठीक है, चिकपिया। ठीक है, यानी कि चना। तो चना भी हमको हड़प्पा के अंदर मेनली देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने 5वें नंबर पे आपको बताया था सेसमे। ठीक है, सेसमे। सेसमे यानी कि आपके तिल के बीज, तिल के बीज। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी मेनली आपको हड़प्पन कल्चर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आपकी ग्रेनरीज के अंदर हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी मिलट्स। मिलट्स 6 नंबर पे आपका मिलट्स। ठीक है, मिलट्स हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? सिर्फ गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। गुजरात अगर साइट की बात करूँ मैं, तो एक साइट है आपकी कौन सी, क्या नाम है उसका? आपका बना आपकी रंगपुर साइट। ठीक है, क्या नाम है? रंगपुर साइट। ठीक है, जो गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कच्छ के टिप के बिटवीन जो है बसी हुई सिविलाइजेशन थी आपकी। रंगपुर कल्चर भी बोला जाता है इसको, जिसको आपका SR राव ने जो है आपका एक्सक्वेट किया था। SR राव ने जो है एक्सक्वेट किया था। मिलेट्स जो है बाजरा। ठीक है, बाजरा हमको यहाँ गुजरात में देखने को मिलता है। उसके बाद राइस का मैंने बताया था आपको। ठीक है, 7वें नंबर पे कर लो इसको। राइस का मैंने बताया था काफ़ी रेयर मिलता है हमको, राइस काफ़ी रेयर। और राइस की जो कल्टीवेशन हमको देखने को मिलती है वो भी कहाँ देखने को मिलती है? गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात। 2 साइट एक बताई थी मैंने आपको, लोथल और आपकी रंगपुर प्लस रंगपुर। तो यहाँ पे हमको राइस की कल्टीवेशन देखने को मिलती है। बाकी काफ़ी रेयर जो है आपका राइस देखने को हमको इसके एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये दोनों साइट आपकी SR राव ने जो है एक्सक्वेट करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको राइस की जो है कल्टीवेशन देखने को मिलती है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये पहली सिविलाइजेशन है, साउथ एशियन सिविलाइजेशन, जहाँ पे हमको अर्लीस्ट एग्जाम्पल मिलती है राइस कल्टीवेशन की। सो पूछा जाए एग्जाम में अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइस कल्टीवेशन, सो इन हड़प्पा, इन हड़प्पन कल्चर। और मेनली कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? लोथल और रंगपुर साइट पे हमको ये देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं एनिमल्स के ऊपर। अब कहाँ पे आ जाते हैं? एनिमल्स के ऊपर। ये मैंने काफ़ी आपको रिवाइज भी करा दिया है। अब एनिमल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो एनिमल में हमको क्या क्या देखने को मिला है, कि किन किन चीज़ों के एविडेंसेस मिलते हैं? सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जिनको आपके पाला जाता था। ठीक है, घरों में रखा जाता था। पालने वाले डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो थे वो कौन कौन से थे, उनको पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका कैटल। ठीक है, कैटल के एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद शिप। ठीक है, ये याद रखना है आपको, शिप के एविडेंसेस भी हमको मिलते हैं। उसके बाद आपका कैटल, शिप और उसके बाद गोट। ठीक है, गोट के एविडेंसेस भी आपके
देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका पिग के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, और पांचवें पे आपका बिफेलो के एविडेंसेस भी आपके देखने को मिलते हैं। कैटल, शीप, गोट, पिग और बिफेलो, ये सारे के सारे एनिमल जो थे इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। डोमेस्टिकेट, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, ठीक है। चलिए, डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे ये। इसके अलावा हमको कुछ ऐसे जानवरों की हड्डियां मिली हैं जो डोमेस्टिकेट तो नहीं किए जाते थे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इनकी हंटिंग की जाती थी, शिकार किया जाता था। जैसे कि ये आपको याद रखना, नंबर 1 जैसे कि हमको देखने को मिलता है आपका डियर, ठीक है, डियर, डियर के एविडेंस मिलते हैं। सेकंड नंबर पे भोर के एविडेंस मिलते हैं, भोर यानी कि जंगली सूअर, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे घारियल, ठीक है, घारियल, आपका जो जंगली मगरमच्छ होता है इसकी हड्डियां भी हमको देखने को मिली है। सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है तो ये आपको याद रखनी है। तो इनके बारे में हमारे हिस्टोरियंस का, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि क्या पता, हमको ये पता नहीं है कि वो शायद का वर्ड यूज़ करते हैं कि शायद ये लोग खुद जो है वो आपके हंटिंग किया करते थे, या फिर किसी कम्युनिटी से जो है वो इनकी जो है आपकी हंटिंग करवाई जाती थी और इनका मीट जो है उनसे ऑब्टेन करा जाता था, लिया जाता था। तो ये अभी तक हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको पता नहीं है। तो मेनली हमको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि इन जंगली जानवरों की भी हड्डियां हमको मिली है। इसके अलावा हमको फिश के एविडेंसेस भी मिलते हैं, फिश की हड्डियां भी मिलती हैं कि फिश का सेवन भी ये लोग किया करते थे। उसके बाद हमको फोल के एविडेंसेस भी मिलते हैं, फोल यानी कि आपका जंगली मुर्गा, ठीक है, या वो आपका तितर होता है जो, ठीक है, तो उसके एविडेंसेस भी हमको देखने, जो आप देसी लैंग्वेज में तितर बोलते हैं या मेनली आप जंगली मुर्गे के नाम से याद रखो, तो हमको देखने को इसके एविडेंसेस मिलते हैं। फिश के और फोल के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। सो एनिमल में बात करें तो एनिमल में कैटल, एनिमल में शिप, एनिमल में गोट, एनिमल में पिग, एनिमल में बुफेलो। तो ये जो थे आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के, हड़प्पन कल्चर के। उसके बाद डियर, बोर और घारियल, ये आपके जंगली जानवर, ठीक है, इनका शिकार किया जाता था। हमको नहीं पता कि इनका शिकार हड़प्पन कल्चर के लोग खुद करते थे या फिर किसी कम्युनिटी के द्वारा जो है मीट को लिया जाता था, ठीक है, या मतलब कोई कम्युनिटी करती होगी तो उससे मीट ऑब्टेन किया जाता था, ये हमको नहीं पता। मेनली आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, हमको डियर की हड्डियां, बोर की हड्डियां, जंगली सूअर की हड्डियां, जंगली मगरमच्छ की हड्डियां मिली हैं, ठीक है। उसके अलावा हमको फिश की हड्डियां और आपकी फोल की हड्डियां, जिसको आपका तितर या आपका जंगली मुर्गा बोला जाता है, जंगली मुर्गा जो है वो होता है, इसकी हड्डियां भी हमको देखने को मिली है, ठीक है। चलिए, अब आपका फूड आइटम्स सारी की सारी हो गई, ये आपको याद रखनी है, क्या करना है, याद रखनी है। चलिए, अब हम आ जाते हैं आपका इस पार्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर वाले के ऊपर, ठीक है, इस पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज क्या थी हड़प्पन कल्चर के अंदर, ठीक है, किस तरीके से ये लोग जो थे अपना जो है एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है वो परफॉर्म किया करते थे, ठीक है। चलिए, एग्रीकल्चर इन IVC, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो हमको टेराकोटा के बने हुए स्कल्पचर मिलते हैं एक सील के ऊपर। मैं आपको शो करवा देता हूं, ठीक है, ये वाली सील, ये सील आप देख रहे हैं आपके सामने। तो इस सील के ऊपर हमको जो है टेराकोटा का बना हुआ, टेराकोटा यानी कि आपके फायर्ड क्ले, मिट्टी को पका करके स्कल्पचर बनाया जाता था आपका सील के ऊपर, ठीक है। तो टेराकोटा का स्कल्पचर हमको देखने को मिलता है जिसमें एक एनिमल की शक्ल जो है हमको साफ नज़र आती है, जो किसकी शक्ल है, बुल की शक्ल है, किसकी है, बुल की शक्ल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग क्या किया करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, यानी कि इनको पता था कि एग्रीकल्चर यानी कि हल जो थे, हल का जो सिस्टम है, हल जोतने का जो सिस्टम है वो इनको पता था, ठीक है।
चलिए, तो टेराकोटा का हमको क्या मिलते हैं, टेराकोटा का स्कल्पचर मिलता है। ठीक 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 है, क्या टेराकोटा स्कल्पचर ऑफ बुल, ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। चलिए, इसके बाद हमको जो आपकी एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन देखने को मिलती है वो हमको, हाँ, इसके अलावा हमको जो है टेराकोटा के प्लगिंग मॉडल भी मिलते हैं। ठीक है, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग। ठीक है, तो टेराकोटा के बने हुए जो थे, मतलब फाइड क्ले के बने हुए मॉडल जो थे प्लगिंग के, वो भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मेनली ये आपको 2 साइट के ऊपर हमको मेनली देखने को मिले हैं। एक तो आपकी पूरी की पूरी जो है आपकी एरिया है, एक चोलिस्तान एरिया के ऊपर जो है हमको मेनली देखने को मिला है। ठीक है, चोलिस्तान एरिया जहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट हमको जो है मिली हैं, लगभग 175 सेटलमेंट जो है चोलिस्तान एरिया के ऊपर मिली हैं हमको। ठीक है, वो मैंने आपको एक फिगर जो है बना करके बताया था। ठीक है, तो कुछ जो है ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना, कुछ ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद आपका चोलिस्तान एरिया के ऊपर जो है हमको टेराकोटा के जो है प्लगिंग मॉडल मिलते हैं। उसके बाद आपका एक साइट है और जिसका नाम है बनावली कहाँ पे है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कहाँ पे, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा स्टेट है। तो उसके बाद इसको एक्सक्वेट किसने किया है, RS बिष्ट ने किया है। ठीक है, RS बिष्ट यानी कि रविंदर सिंह बिष्ट ने किया है। तो यहाँ 2 जगह पे, एक तो आपका चोलिस्तान एरिया तो बड़ा एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आपके काफ़ी सेटलमेंट्स पे हमको टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग देखने को मिलते हैं, और मेनली आपके बानावली जो सेटलमेंट है वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये लोग क्या करा करते थे, अब यहाँ से हमको इतना पता चल गया कि ये लोग कल्टीवेशन किया करते थे। अब इन लोगों का कल्टीवेशन करने का स्टाइल क्या था, ठीक है, तो हमको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो इनके प्लगिंग फील्ड होते थे ना वो मिलते थे। रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर इनके प्लगिंग फील्ड थे। ठीक है, और उसमें आपका क्या दिया जाता था, ब्रेक, इसमें आपका सेग्रीगेशन किया जाता था, 2 पार्ट के अंदर सेग्रीगेशन, ये 1 पार्ट, ये 2nd पार्ट, ये सेग्रीगेशन करके बनाया होता था। तो हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये लोग एक ही साथ 2 क्रॉप्स को उगाते थे, ठीक है, एक ही टाइम पीरियड में 2 क्रॉप्स को उगाया करते थे। अब ये हार्वेस्टिंग कैसे करते थे, कटाई कैसे करते थे, सो कटाई करने के लिए ये किन जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया करते थे, तो उसके एविडेंस हमको मिले हैं। तो ये किन के आपके स्टोन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे, किया करते थे, और इसके बाद कॉपर ब्लेड्स का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, स्टोन ब्लेड्स और कॉपर ब्लेड्स का इस्तेमाल किया करते थे। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी सेटलमेंट हैं, आप अगर मेनली मैप को देखें तो ये कौन से एरिया के ऊपर बसी हुई सेटलमेंट है आपकी, सेमी इरड एरिया के ऊपर। कौन सी, सेमी इरड एरिया। ठीक है, सेमी इरड एरिया कौन सा होता है, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, ठीक है, बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होता है, ठीक है, तो कम देखने को मिलता है। अब इनको पानी चाहिए, इरिगेशन पैटर्न होना चाहिए इनके पास, तभी तो इनकी कल्टीवेशन जो है वो अच्छी होगी। क्या हमको इसके कोई एविडेंस देखने को मिलते हैं, तो हमको सिंध के अंदर देयर इज़ नो एविडेंस इन सिंध एंड पंजाब, देयर इज़ नो एविडेंस we found in सिंध एंड पंजाब और सिंध के अंदर हमको कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता कैनाल्स का, कोई भी कैनाल्स हमको देखने को नहीं मिलती। वेल्स आपके कुएं तो हैं, ठीक है, मेनली हड़प्पा के अंदर अगर हम बात करें तो 8 कुएं हमको जो है मिलते हैं, 8 कुएं छोटे बड़े मिलते हैं। अगर मोहनजोदाड़ो के अंदर मैं बात करूं तो 700 कुएं छोटे बड़े हमको मिले हैं। मोहनजोदाड़ो के ऊपर इसके बाद बात की जाएगी तो उसके ऊपर डिटेल में बात करी जाएगी। अगर हमें हड़प्पन की बात करूं तो 8 जो है आपके कुएं छोटे बड़े मिले हैं हमको, ठीक है। अब कैनाल कोई नहीं मिला है,
कैनाल हमको एक जगह है, आपकी आइसोलेटेड साइट है आपकी। सिंध और पंजाब के अंदर हमको कोई भी कैनाल देखने को नहीं मिली है, ये याद रखना बात को। सिंध और पंजाब के अंदर देयर इज नो कैनाल्स, ठीक है, कोई भी वाटर कैनाल देखने को हमको नहीं मिली है। हमको एक आइसोलेटेड साइट है आपकी इंदस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पन कल्चर की, वो भी 1921 में दयाराम सहनी ने आपके हड़प्पा के साथ जो है उसको डिस्कवर किया था, उसको एक्सक्वेट किया था। दैट इज आपकी शुर्तगई साइट, शुर्तगई साइट, शुर्तगई सेटलमेंट जो अफगानिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड साइट भी मानी जाती है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आइसोलेटेड साइट बताओ भाई जो आपके बाकी सेटलमेंट से बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है, ठीक है। तो आइसोलेटेड साइट इज शुर्तगई साइट। तो ये एक ऐसी साइट थी जहां से महंगी जो आपके मिनरल्स हैं वो निकाले, जैसे लिप्स लूजली स्टोन जो है वहां से लाया जाता था, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमको वाटर कैनाल्स जो हैं काफ़ी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बड़ा वाटर कैनाल जो है हमको शुर्तगई साइट के ऊपर देखने को मिलता है। अब ये लिप्स लूजली स्टोन क्या है, ठीक है, रेड स्टोन क्या है, ब्लू स्टोन क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी, टेंशन मत करो, ठीक है। चलिए, शुर्तगई साइट जो है अफगानिस्तान के अंदर, इसको आइसोलेटेड साइट माना जाता है। यहाँ पे हमको कैनाल्स के एविडेंस मिले हैं, तो माना जाता है कि शायद शायद वेल के, कुओं के सहारे जो है, पहले कैनाल से पानी लाया जाता था यहाँ पे, फिर कुओं के सहारे जो है इरिगेट किया जाता था। अब क्या वाटर रिजर्वियर का कोई एविडेंस हमको मिलता है? वाटर रिजर्वियर का कोई एविडेंस मिलता है? तो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वाटर रिजर्वियर के एविडेंस हम कहाँ पे मिले हैं? सो वाटर रिजर्वियर के एविडेंस हमको मिले हैं, एक साइट है गुजरात के अंदर, ठीक है, बहुत फेमस साइट है, दैट इज डोलावीरा साइट, डोलावीरा साइट, डोलावीरा सेटलमेंट, जिसको 2021 के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर भी इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। जिसकी एक्सक्वेशन आपकी किसने करी है? RS बिष्ट ने करी है, ठीक है, RS बिष्ट ने करी है, रविंदर सिंह बिष्ट ने करी है, ठीक है। रविंदर सिंह बिष्ट ने करी है या SR राव ने करी है, ठीक है। सो एक बार देख लेना, रविंदर सिंह बिष्ट है या SR राव है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, रविंदर सिंह बिष्ट है या SR राव है। रविंदर सिंह बिष्ट ही है, ठीक है। तो रविंदर सिंह बिष्ट ने जो है इसकी एक्सक्वेशन करी है मेनली, फिर भी आप देख लेना, ठीक है, गलत ना हो जाए। चलिए, तो डोलावीरा गुजरात के अंदर है, ठीक है। चलिए, तो 2021 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमको वाटर रिजर्वियर जो है उसके एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपके ये 2 पार्ट जो है मैंने आपके ख़त्म कर दिए हैं, सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ हड़प्पन कल्चर, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज इन हड़प्पन कल्चर। तो मेनली हड़प्पा के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो थी वो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा मोहनजोदड़ो के ऊपर। अब हम चलेंगे मोहनजोदड़ो के ऊपर, ठीक है। हमारा एकदम एक सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर सिस्टम रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग लेक्चर रहेंगे ये आपके लिए, आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और मेनली जो आप नायब तहसीलदार एग्ज़ाम जो अपकमिंग होने वाला है आपका, ठीक है, उसके लिए जो बच्चा भी पढ़ रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वाले लेक्चर होने वाले हैं। सो इनको फॉलो करें और पॉजिटिव रहें। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि यार ये लोग जो हैं एक लेक्चर डाल देते हैं उसके बाद दूसरा डालते नहीं है। ये पूरी सीरीज़ कराई जाएगी भाई साहब, ये मैं बोल रहा हूँ तो कराई जाएगी, ठीक है। एक दिन अगर बीच में डिले हो जाता है तो टेंशन मत लिया करो, इसको जो है पूरी सीरीज़ को आपके NCERT बेस्ड जो है इसको पढ़ाया जाएगा। आप जा करके NCERT की किताब खरीद भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं, सेम इसी तरीके से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी पैटर्न के अंदर देखने को मिलेगा। अगर इन लेक्चर को भी फॉलो करेंगे देन ईजिली आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आती चली जाएगी। चलिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब रखा, ख्याल रखो अपना, ठीक है। चल।